नमस्कार, आपको एक बार फिर स्वागत है। देखिए, फ़िलहाल तो देश में महाराष्ट्र की बात ज़्यादा हो रही है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, कब किसी सरकार बदलेगी, कब गुवाहाटी से विधायक आएंगे, कब प्रोटेस्ट होगा या फिर कोई और घटनाक्रम जो भी घटेगा। लेकिन ये भी भारतीय राजनीति का कहे तो इसे एक अंग है। इस तरह के खेल जो भारतीय राजनीति में होते रहते हैं। खैर, ये तो राजनीति है तो होती रहेगी। कब किसी सरकार बदले, कब बीजेपी सरकार बने या फिर कोई और पार्टी या शिवसेना की सरकार बन जाएगी, ये खैर बातें चलती रहेगी। खैर, आज बात करेंगे चकबंदी की, यानी कि जो छोटे चकों को जो है, जो छोटे किसान हैं हमारे, उनके जो चक होते हैं यानी कि जो खेत होते हैं वो कभी कभी अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको एक करने के लिए ही चकबंदी की जाती है। आज इसको विस्तार से समझेंगे क्या होता है, कैसे कैसे इसको अप्लाई की जाती है, कैसे ऑर्डर पास होते हैं, कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इन सब चीज़ों को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी थोड़ी मदद हमारी भी मदद होगी। तो अक्सर देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ कभी कभी परिवार बढ़ने की वजह से जो है ज़मीन का बंटवारा होता रहता है। या फिर आप कहीं ज़मीन खरीद लेते हैं, 2 बीघे कहीं खरीद ली, 3 बीघे कभी खरीद ली, इस हिसाब से हम कहीं ना कहीं ज़मीन खरीद लेते हैं। या फिर कोई बंटवारा वगैरह हो जाता है तो उस वजह से जो चक हैं वो अलग, यानी कि जो खेत हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी के 5 बीघा हो गए नॉर्थ साइड में, ये नॉर्थ में, 5 बीघा हो गए साउथ साइड में, गांव में, ये साउथ साइड में, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इनको एक जगह करने के लिए, इस 10 के एक जगह करने के लिए ही चकबंदी की जाती है। यानी कि इस सब को एक जगह करने के लिए ही चकबंदी की जाती है, जिससे ये सारे खेत जो है ये एक ही जगह आ जाए। उससे जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है किसानों का, उनकी आमदनी भी जो है थोड़े से बढ़ जाती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,27,225 गाँव में जो चकबंदी है वो हो चुकी है, और 4,497 गाँव में जो है चकबंदी वो चल रही है, यानी कि फ़िलहाल प्रोसेस में है। देखिए, जो चकबंदी है वो धारा 4(1) और 4(2) के तहत चकबंदी जो राज्य सरकार जो है उसका विज्ञापन जारी करती है। इसके बाद जो चकबंदी आयुक्त होता है वो धारा 4(1) 4(2) के तहत इस चकबंदी की जो प्रक्रिया है उसकी अधिसूचना जारी करता है। यानी देखिए, जो चकबंदी है वो ये जैसे हमने समझाया, यानी कि अगर किसी के अलग अलग हो जाते हैं, उन 2 खेतों को एक जगह मिला जाता है, और जिससे लागत वगैरह कम हो जाती है, यानी कि जो और वो बढ़ जाती है, यानी कि जो पैसा है आमदनी बढ़ जाती है और उसमें जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है, इसलिए इसको की जाती है। और इसमें जो किसान है उनकी सहमति भी ज़रूरी होती है, और ये ध्यान रखा जाता है कि चकबंदी एक सुनियोजित तरीके से हो, यानी कि जो किसान है उनकी राय ली जाए और उनके हिसाब से ही उनका जो खेत है उन्हें दिया जाए, ताकि वो उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके। देखिए, चकबंदी प्रक्रिया में गाँव में चक लेने से लेकर उसको आवंटन करने तक, चक को आवंटन करने तक की कई तरह की प्रक्रियाएँ होती हैं। इस प्रक्रिया में सामान्यतः 2 से 3 साल तो लग जाते हैं। अगर इसकी जो पूरी होती है तो उसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं, कभी कभी तो 4-5 भी लग जाते हैं। उससे फिर से मुकदमे भी होते रहते हैं, तो लंबी खिंच जाती है। जो गांव की ज़मीन है, जो राजस्व विभाग है, निर्धारण राजस्व विभाग है, लेखपाल या फिर कानून वो इसको करते हैं। इसमें जो चेयरमैन, भूलेख अधिकारी, रिटर्न ऑफिसर, ये भी इसमें शामिल होते हैं। इनके सर्वे के बाद लेखपाल गाँव के हर नंबर के साथ खेत मालिकों के नाम लिखते हैं। यानी कि अगर किसी की जगह चकबंदी की, किसी गांव, अगर किसी एरिया की चकबंदी की, वहाँ पर निशान लगा दिया जाता है, कुछ झंडा वगैरह लगा देते हैं वो लोग, और फिर उसको नाम दे दिया जाता है, भाई ये खेत का मालिक आज से ये हो गया, ये इसकी चकबंदी, इसका नाम लिख दिया जाता है। फिर कानून को जो है उस गाँव में जाकर जो खेत होता है वहाँ बोरिंग, पेड़, मकान, खड़ी फसल आदि की पड़ताल करते हैं। यानी कि जो भी इसमें फसल बोई हुई है उसकी पड़ताल वो वहाँ पे करते हैं कानून को जाकर। उसके बाद जो मकान, बाग, सड़क के किनारे की ज़मीन जो होती है उसको चकबंदी से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि ये जो मकान, किसी का घर वगैरह है, वो थोड़ी किसी का अलॉट किया जाता है, चक्की तो अलॉट किया जाता है। तो मकान को, अगर किसी का बाग है तो बाग भी उसके अंदर नहीं आता जिसमें खेती होती है, तो वो भी अलग कर दिया जाता है। सड़क, जो गांव में सड़क बनी रहती है वो भी चकबंदी से उसको बाहर कर दिया जाता है। उतने एरिया को नाप लिया जाता है, भाई इतना एरिया है सड़क का, और इतनी लंबाई है और इतनी चौड़ाई है, उस एरिया को भी चकबंदी से बाहर। इसके बाद देखिए, जो सहायक अधिकारी है वो गाँव में जाकर ग्रामीणों के सामने उस ज़मीन की कीमत का मूल्यांकन करते हैं। जैसे ये 50 पैसे की है, या ये 90 पैसे की है, या 70 पैसे की, इस तरह उसको चक जो है उसकी कीमत को नापा जाता है, भाई ये कितने पैसे की
ये कितने पैसे की ज़मीन है, कितनी कीमत की ज़मीन है, इसको मूल्यांकन किया जाता है। इसमें गांव के जो चक हैं जो अच्छे करते हैं उन्हें सौंग दिए जाते हैं, और बाकी जो चक हैं उनके अनुपात के हिसाब से उन्हें मूल्यांकन दिया जाता है। गांव में अगर कोई चक बराबर मूल्य का निकल आता है, यानी कि एक का भी 60 है और दूसरे का भी 60 है, उसकी मालिकियत भी 100 की लगाई जाती है, यानी कि जो 100 की है वो वही लगाई जाएगी। अगर कोई 100 है और दूसरा भी उसके जैसा ही है तो उसको भी 100 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद जो सहायक चकबंदी अधिकारी है, लेखपाल या फिर कानूनगो की मौजूदगी में पूरे गाँव के सामने चकों का आवंटन होता है और सबको उनके खेत जो है नाप कर दे जाते हैं। देखिए उस बीच में जब चकबंदी चल रही होती है तो जो हमने जैसा बताया कि कानूनगो वगैरह जो भी आते हैं, जो लेखपाल आते हैं, वो धारा 7 के तहत आपके जो खेत है उसको जो है उसका मैप बना के देते हैं, एक डिजाइन बना के देते हैं। बाप का खेत इस एरिया में आया है, ये आपका खेत है, इतने पैसे की है, अगर आपको 20 बीघा है तो आपके इस हिस्से में आएगी। उसके मैप दिए जाते हैं बनाकर कि यहाँ तक आपका है, उस पर नंबर लिखे जाते हैं, जैसे हमने बताया उसको नंबर अलॉट किए जाते हैं। तो लेखपाल ही उनको जो है दे देते हैं, भाई ये हो गया, तो उसका मैप वो लोगों को दे देते हैं, भाई आपका मैप इस तरह रख लीजिए। इस तरह बनाया जाता है। देखिए अगर चकबंदी होने के बाद किसी को ये समस्या है, भी मेरा चक सही नहीं कटा या कुछ समस्या है, तो वो देखिए ज़्यादातर तो अपील कर सकते हैं, ऊपर जो चकबंदी अधिकारी है उनसे बात कर सकते हैं, फिर न्यायालय में जा सकते हैं। उसके लिए अपने वकील वगैरह की सलाह भी ले सकते हैं। जो वकील वगैरह होते हैं वो इसी काम के लिए होते हैं, वो आपकी सहायता भी करते हैं उसमें। लेकिन चक कटवाते समय आप ये भी ध्यान रखें कि वो कहाँ पर कट रहा है, वो जगह सही है आपके लिए गलत है, उसका मूल्यांकन आपको खुद भी करना चाहिए। वो ये जो जगह आपको दी जा रही है जी, जहाँ आप खेती करोगे वो आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है, वो उसी वक्त अगर आप निर्धारित कर ले तो बाद में आपको समस्याएं कम देखने को पड़ती है। अब इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या इसके फ़ायदे होते हैं पहले उनके बारे में, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि चकबंदी जब होती है तो उनमें कौन कौन से जो इक्विपमेंट इनका चकबंदी जो बिखरे हुए खेत होते हैं वो जो ज़मीन होती है बिखरे हुए वो भी एक जगह हो जाती है। जो छोटे छोटे खेत हैं, जो मेड़ों में जो खेत होते हैं, अलग अलग जो खेत बने हुए हैं, 2 बीघे एक जगह, 4 बीघे एक जगह, 4 बीघे एक जगह, 2 बीघे अलग अलग जगह पे जो बिखरे हुए होते हैं, उन सबको एक जगह होती है। जो खेती है वो भी बर्बाद नहीं होती, ज़मीन बर्बाद नहीं होती। देख खेत जो खेत होता है, यानी कि एक जगह आपको 10 बीघे ज़मीन एक जगह हो गई तो आप उसमें मशीनीकरण भी आसान से कर सकते हैं। 2 बीघे के बजाय 10 बीघे में आप आराम से मशीनीकरण भी कर सकते हैं। खेत का आकार अधिक हो जाने पर जो लागत जो है वो भी घट जाती है। अगर खेत बड़ा होगा तो लागत भी कम होगी, आपको जगह जगह नहीं जाना पड़ता। भाई पहले आप 4 किलोमीटर साउथ में जा रहे थे, और आपकी सारी ज़मीनें अगर साउथ में होगी तो आपको साउथ ही जाना पड़ेगा, नॉर्थ में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और देखिए कृषि क्रियाकलापों की उचित देखभाल संभव हो पाती है। देखिए अगर 3 जगह है तो 3 जगह की देखभाल एक जैसी नहीं हो पाती, लेकिन अगर सारा एक जगह होगा तो उसकी देखभाल भी हम अच्छे से कर सकते हैं। और किसानों के रहन सहन के स्तर में भी सुधार आता है। जो किसान होते हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, भाई एक जगह ही है तो मानसिक तनाव भी इससे कम होता है, और जो उनका रहन सहन का स्तर है उसमें भी काफ़ी सुधार आता है। और इससे जैसे हमने बताया, इससे जो किसान भाई हैं उन्हें थोड़ा सा जो पैसे की लागत होती है वो भी बढ़ जाती है। चकबंदी में होने वाली दिक्कतें यानी प्रॉब्लम्स विद कंसोलिडेशन। चकबंदी के समय जो भाइयों में बंटवारा हो जाता है तो उस विवाद होने पर चकबंदी नहीं हो पाती। किसानों की जो पैतृक भूमि के प्रति लगाव और मोह इस दिशा में अनेक अवरोध पैदा करते हैं। यानी कि अगर वो उनके पूर्वजों की भूमि है, उनके पूर्वज भी इसी ज़मीन पर खेती करते थे, तो वे उस ज़मीन को जो है चकबंदी से बाहर निकलवा देते हैं, भाई इस ज़मीन को आप बाहर कर दीजिए, इस ज़मीन पर हम चकबंदी नहीं कराने जाते। यानी कुछ हिस्सा अगर 10 बीघे ज़मीन या 5 बीघे ज़मीन है तो उस पर आप चकबंदी नहीं करा सकते, वो डिपेंड करता है कितने बीघे ज़मीन है। चकों की पैमाइश में हेर फेर के कारण किसान इससे दूर भागते हैं। देखिए उसकी जो पैमाइश होती है, जब उसको नापते हैं, चकबंदी को जो चक्कू नापा जाता है चारों ओर से, उसमें कभी कभी हेर फेर हो जाता है, जो अधिकारी है कभी हेर फेर कर देते हैं, तो उसके कारण भी किसान इससे दूर भागते हैं। जिसे गांव के 40% ज़मीन खेती लायक होती है वहाँ ही चकबंदी हो पाती है। यानी अगर कोई गांव है वहाँ की 40% ज़मीन खेती लायक है तो ही वहाँ पर चकबंदी होगी, उससे कम है तो वहाँ पर चकबंदी नहीं हो सकती। अधिकारियों का पक्षपात और अविवेकपूर्ण चकबंदी में बाधा आती है। देख कभी कभी अधिकारी जो है पक्षपात करते हैं, वो आप भी जानते हैं पक्षपात, किसी ने अगर ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसकी तरफ हो जाते हैं, भाई इसका बेहतर काट देते हैं, इसने नहीं दिए तो उसका अलग काट देते हैं। ये और कभी कभी उनका बिहेवियर भी ऐसा हो जाता है, तो उस वजह से इसमें बाधा आती है। अधिकांश किसान जो है उनके बिखरे हुए खेत हुए उनके बदले 2 या 3 चक आवंटित करवाते हैं, जो चकबंदी के उद्देश्यों के खिलाफ होता है। यानी कि आपने जो पहले भी
3-4 जगह थी और अब आपने 2-3 जगह और ले ली भाई, तो वो चकबंदी के खिलाफ हो जाता है, यानी कि जो बिखरे हुए खेत है वो अभी भी बिखरे ही रहते हैं। लेकिन आपने उस जगह को परिवर्तित करा लिया, जिस जगह पर थे उसको आपने दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट करा लिया। ये भी देखिए एक थोड़ा सा कह सकते हैं, ये भी एक उसमें समस्या है। अब बात करेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट इसमें 1 मीटर बराबर होता है 39.3701 इंच ज़मीन में, और 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, आप भी जानते हैं। देखिए 1 गज जो 36 इंच के बराबर होता है वो होता है ज़मीन में 0.91 मीटर। एक हाथ जो हाथ होता है वैसे वो 18 इंच का होता है, और जो आधे गज के बराबर होता है वो 0.4572 मीटर होता है। एक गट्ठा जो 99 इंच का होता है और वो उसके बराबर होता है 2.75 गज 2.5146 मीटर, 5.5 हाथ के बराबर एक गट्ठा। और एक जरीब जो 1980 इंच 55 गज 50.292 मीटर, 110 हाथ और 20 गट्ठे के बराबर वो जरीब होती है। इनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देंगे, जरीब के गट्ठे के बराबर इन चीज़ों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देंगे। तो बस अब तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अगली बार